सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग इतिहास में पाठ पहला भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम तीन बातें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली है इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताएं, मतलब अर्थात इतिहास का निर्माण कैसे हुआ और भौगोलिक विशेषताओं पर वो किस प्रकार से निर्भर है। दूसरा है भारत की भौगोलिक विशेषताएं और तीसरा है भारतीय उपमहाद्वीप। तो चलो इस पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताएं। सबसे पहले मुझे एक बताओ कि इतिहास किसे कहते हैं। तो मानवीय संस्कृति की यात्रा में घटित सभी प्रकार की भूतकालीन घटनाओं के क्रमबद्ध तथ्यों की प्रस्तुति को इतिहास कहते हैं। तो देखो बच्चों, इतिहास क्या होता है कि हमारे भूतकाल में अभी ये जो मानवीय यात्रा है या मानवीय संस्कृति की जो यात्रा है अश्म युग से लेकर आधुनिक युग तक, इसमें कई प्रकार की घटनाएं हुई हैं। तो इन घटनाओं का जो क्रमबद्ध तथ्यों की जो प्रस्तुति है, मतलब क्रमबद्ध तरीके से इसका जो लिखान है, उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। तो मानवीय संस्कृति की यात्रा में घटित सभी प्रकार की भूतकालीन घटनाओं के क्रमबद्ध तथ्यों की प्रस्तुति को ही इतिहास कहते हैं। अब इतिहास के घटक क्या है? इतिहास किन घटकों पर लिखा जाता है? जैसे अभी हमने पढ़ा कि मानवीय संस्कृति की यात्रा में घटित सभी प्रकार की घटनाएं। तो देखो, इतिहास के चार घटक है। पहला है स्थान, दूसरा है काल, तीसरा है व्यक्ति और चौथा है समाज। तो इन घटकों के आधार पर ही इतिहास का लेखन किया जाता है। इतिहास के चार प्रमुख आधार स्तंभ अर्थात घटक है। इन चारों घटकों को छोड़कर इतिहास का लेखन करना संभव नहीं है। यही चार स्तंभ है या यही चार घटक है जिनके आधार पर इतिहास का लेखन किया जाता है। तो चलो अभी सबसे पहले हम लोग स्थान के बारे में पढ़ते हैं। तो स्थान का महत्व क्या है इतिहास में? स्थान घटक का संबंध भूगोल अर्थात भौगोलिक परिस्थिति से संबंधित है। तो स्थान का मतलब क्या होता है? वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति क्या है। इतिहास और भूगोल के बीच अटूट संबंध है। देखो, बिना स्थान के, अभी जैसे पानीपत का युद्ध हुआ तो वो कहाँ हुआ? पानीपत पे हुआ, बराबर। या जैसे श्रीनगर या जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों की जानकारी है, वहाँ का सामाजिक जीवन है, वो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति पर निर्भर होता है। तो भौगोलिक परिस्थिति का इतिहास पर अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि वो कैसे पड़ता है। जैसे यहाँ आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है। तो देखो, हम जहाँ रहते हैं उस परिसर की भौगोलिक विशेषताओं पर हमारा खानपान, वेशभूषा, मकानों की बनावट, व्यवसाय आदि बातें अधिकांश रूप से निर्भर करती है। जैसे आपने देखा है कि दक्षिण भारत के लोग इडली, डोसा इस प्रकार के पदार्थ खाते हैं। वही अगर पंजाब, हरियाणा इधर के लोग देखेंगे तो वो सरसों का साग और मक्के की रोटी खाते हैं। वही अगर उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश बिहार इस तरफ देखेंगे तो वे लोग गेहूं की रोटी खाते हैं। महाराष्ट्र में लोग बाजरे या ज्वारी की भाकरी खाती है। तो ये किस पर निर्भर करता है? वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति कैसी है उस पर ये निर्भर करता है। दूसरा, अगर हमने देखा तो जम्मू कश्मीर में जो घर होते हैं वो ढलान की छत वाले होते हैं। वहाँ पे समतल छत वाले घर नहीं होते क्योंकि वहाँ पे हमेशा बर्फ़ होती रहती है। वही अगर हम लोग समंदर के किनारे देखेंगे तो वहाँ के भी जो घर की छत होती है वो ढलान वाली होती है क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ बारिश होती है। तो इसी के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि हम जहाँ रहते हैं उस परिसर की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं उसके आधार पर ही ये हमारी बातें निर्भर रहती है। हमारा सामाजिक जीवन इन्हीं विशेषताओं पर निर्भर रहता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन मैदानी प्रदेशों में रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक परिश्रम से भरा होता है। अभी ये आप देख रहे हैं तो ये क्या है? ये पर्वतीय क्षेत्रों में की गई खेती है। अब पर्वतीय क्षेत्रों की खेती के लिए उपजाऊ जो भूमि है वो बहुत कम मिलती है। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, जहाँ पर्वत है वहीं पे मेड़े मेड़े तैयार करके वहीं पर वह खेती करते हैं। उसके अगर तुलना में हम लोग देखेंगे तो जो मैदानी प्रदेश है, मैदानी प्रदेशों में, जैसे ये आपको मैदानी प्रदेश दिख रहा है, तो परिणाम स्वरूप पर्वतीय क्षेत्रों में साग सब्जियां कम मात्रा में उपलब्ध होती है। इनकी तुलना में
जो खाद्यान्न मैदानी प्रदेश के लोगों को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। जैसे अगर मैदानी प्रदेश है तो वहाँ पे हर कोई सब्जी या हर कोई अनाज हम लोग आसानी से उगा सकते हैं। इसका प्रभाव उनके खान पान पर भी दिखाई देता है। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग अन्न के लिए शिकार और जंगल में इकट्ठे किए गए पदार्थों पर अधिक मात्रा में निर्भर रहते हैं। अभी क्या होता है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ खेती कम हो रही है, अनाज कम मिल रहा है, उनको साग सब्जियाँ कम मिल रही है, खाद्यान्न कम मिल रहा है। तो इसी वजह से वे लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं या तो जंगल में या पर्वतों में जो चीज़ें पाई जाती है उस पर वो निर्भर रहते हैं। इस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले और मैदानी प्रदेशों में रहने वाले लोगों की जीवन प्रणाली में अन्य कई बातों में भी अंतर पाया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर के लोग, वहाँ की जलवायु जो है वो ठंडी है, इसके लिए वहाँ के लोग क्या करते हैं, ठंडी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं। वही अगर मैदानी प्रदेशों में जाएंगे जहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती या जहाँ ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, वहाँ सूती कपड़े या टेरिकॉट या नायलॉन के कपड़े का प्रयोग किया जाता है। इतिहास का निर्माण में अभी हमने स्थान के बारे में ही देखा था। तो हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की जलवायु, वर्षा, खेती की उपज, वनस्पतियाँ और प्राणियों में पाई जाने वाली विविधता आदि बातें हमारे जीवन जीने की साधन होती है। तो उन्हीं के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उस प्रदेश की जो जीवन प्रणाली है या सांस्कृतिक संस्कृति है वो विकसित होती है। जहाँ जीवन यापन के साधन विपुल मात्रा में होते हैं वहाँ मानवीय समाज दीर्घकाल तक अपनी बस्तियाँ बनाकर रहता है। तो अगर मान लो पहले के ज़माने में, जैसे अगर अश्म युग में देखेंगे तो नदी के किनारे ही बस्तियाँ क्यों होती थी, क्योंकि पानी से संबंधित जो भी उनकी आवश्यकताएं है वो नदी ही पूरा कर सकती थी। तो हमें मानवीय समाज दीर्घकाल तक कहाँ रहता है, जहाँ उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी होती है। तो कालांतर में ये जो बस्तियाँ है इनका ग्रामों और नगरों में इनका परिवर्तन हुआ। जो पर्यावरण का ह्रास है, अकाल या आक्रमण अथवा अन्य कारणों से जीवन के साधनों का अभाव अनुभव होता है तो लोग गांव छोड़कर जाने को बाध्य हो जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि नदी के किनारे अगर बहुत बाढ़ आती है तो सरकार क्या करती है, उस पूरे गांव को एक दूसरे जगह विस्थापित करती है। तो ऐसे ही कभी कभी पूरे गांव के गांव या नगर के नगर उजड़ जाते हैं। इसी इतिहास में एक घटना है, जैसे अभी हमने देखा कि मोहनजोदड़ो या हड़प्पा संस्कृति, जिसके बारे में हम लोग आने वाले पाठों में पढ़ने वाले, तो ये बड़े बड़े नगर थे, लेकिन ऐसे ही कुछ अकाल के कारण या आक्रमण के कारण या बाढ़ के कारण उनको एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि इतिहास और भूगोल का बहुत गहरा संबंध है। इसके पश्चात हम दूसरा जो है देखने वाले हैं भारत की भौगोलिक विशेषताएं। तो भारत की जो भौगोलिक विशेषताएं है, देखो हमारा भारत जो है उसका विस्तार बहुत विशाल है। उसकी उत्तर दिशा में हिमालय है, बराबर, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम दिशा में अरब सागर है और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। तो हमारे चारों तरफ देखो, तीन तरफ हमारे, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ हिंद महासागर है, और जो उत्तर की तरफ है वो बड़ी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो भारत के अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप को छोड़कर शेष भूप्रदेश भौगोलिक दृष्टि से अखंडित है। तो ये केवल हम निकोबार, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप छोड़ेंगे तो बाकी पूरा एक ही देश है। जो प्राचीन इतिहास का अध्ययन करते समय, देखो पहला अगर हम लोग प्राचीन इतिहास मतलब स्वतंत्रता मिलने के पहले का अगर इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वर्तमान जो पाकिस्तान है या बांग्लादेश है ये 1947 के पूर्व भारत के ही अंग थे। मतलब जो अभी कराची है या पाकिस्तान के जो भी स्थान है वो हमारे देश में ही थे। अब भारतीय इतिहास की प्रक्रिया का विचार करें तो निम्न 6 भूप्रदेश महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे पहला है हिमालय, दूसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी प्रदेश, तीसरा है थार का मरुस्थल, चौथा है दक्कन का पठार, पांचवा है समुद्री तटों के प्रदेश और छठा है समुद्र में स्थित द्वीप। तो ये जो भारतीय इतिहास है उसके आधार पे ये 6 भूप्रदेश महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो चलो सबसे पहले अभी हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। ये आपको चित्र यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चारों के चारों चित्र हिमालय के हैं। तो हिंदू कुश और हिमालय पर्वत के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तरी दिशा में मानो एक अभेद्य दीवार खड़ी हुई है। आज भी हम लोग देखते हैं कि चीन हम पे आक्रमण क्यों नहीं कर पाता है, इसी हिमालय की वजह से
नहीं कर पाता है। तो इस दीवार के कारण भारतीय उपमहाद्वीप मध्य एशिया के मरुस्थल से अलग हो गया, परंतु हिमालय के पर्वत के खैबर और बोलन दर्रे में से एक व्यापारिक सड़क जाती है, जो कि यह सड़क मध्य एशिया से गुजरने वाली प्राचीन व्यापारिक मार्ग से जोड़ी गई थी। व्यापारिक मार्ग माने व्यापार के लिए उपयोग में लाया गया मार्ग। तो ये जो बोलन दर्रा है और खैबर दर्रा है, इस दर्रे में से हमारे जो देश के व्यापारी थे वो एशिया के अन्य देशों में जाते थे, या वहाँ से अन्य व्यापारी यहाँ आते थे। अभी ये आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, यह है खैबर दर्रा। तो चीन से निकलकर एवं मध्य एशिया होकर अरब प्रदेश तक पहुंचने वाला यह व्यापारी मार्ग, इसको रेशम मार्ग के रूप में जाना था। अब इसको रेशम मार्ग के रूप में क्यों जाना जाता था? क्योंकि इस मार्ग द्वारा पश्चिमी देशों में भेजे जाने वाले माल में रेशम यह प्रमुख वस्तु थी। हमारे देश में बहुत ज़्यादा रेशम की उपज होती है, आज भी होती है, पहले तो बहुत होती थी, और वे पश्चिम के देशों में पहुंचाने के लिए इस मार्ग का उपयोग किया जाता था, इसलिए इसे रेशम मार्ग कहते हैं। इन्हीं दरों में से आने वाले मार्ग से अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश किया था। अनेक विदेशी यात्री भी इसी मार्ग से भारत आए थे। तो आज हमने हिमालय और अर्थात हिंदू कुश, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले पीरियड में हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।